वेलकम एवरीबॉडी। हम वापस एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, आयनिक यौगिकों का नामकरण। आयनिक यौगिकों का नामकरण हम सामान्य परिस्थितियों में दो भागों में सरल आयनिक यौगिकों के लिए नामकरण करते हैं, जिसके अंदर एक धन आवेशित भाग या धनायन होगा और दूसरा ऋणावेशित भाग ऋणायन होगा। इन दोनों भागों को हम सरल आयनिक यौगिकों के लिए किस तरीके से नाम प्रदर्शित करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी आयनिक यौगिक की अगर बात की जाए तो वह सामान्य आयनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। इस पार्ट को हम कहते हैं धनायन, जो कि धनावेशित होता है, और दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं ऋणायन। सामान्य सूत्र के रूप में धनायन हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि ऋणायन हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। ये बाईं ओर लिखा जाएगा और ऋणायन जब भी किसी सामान्य आयनिक यौगिक के अंदर होगा तो उसको दाईं ओर लिखते हैं। तो बाईं और दाईं ओर लिखे गए इन आयनिक यौगिक के अंदर जो धनायन और ऋणायन है, यदि इनका नाम लिखा जाता है तब भी प्रक्रिया इसी क्रम में प्रारंभ की जाती है। इसका मतलब ये है कि धनायन हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर इसका नामकरण किया जाता है, या हम कहें धनायन का नाम पहले लिखेंगे और ऋणायन का नाम हमेशा बाद में और राइट साइड में लिखा जाता है। सरलतम रूप में यदि सरल आयनिक यौगिक के रूप में मैं यूज़ करता हूँ NaCl, तो इसमें सोडियम धनायन है जो कि बाईं ओर लिखा गया है और क्लोराइड ऋणायन है जो कि दाईं ओर लिखा गया है। तो लिखते समय भी धनायन बाईं ओर और ऋणायन होगा दाईं ओर, सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। अब यदि मैं इसका नाम लिखूंगा तो धनायन का नाम लेफ्ट में अर्थात पहले लिखा जाएगा। Na धनायन को हम कहते हैं सोडियम और Cl जो ऋणायन दिया गया है इसको कहा जाता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से किसी भी आयनिक यौगिक में धनायन सूत्र में पहले और ऋणायन सूत्र में बाद में लिखते हैं। सरल आयनिक यौगिक में या बाइनरी आयनिक कंपाउंड है उसमें ऐसा होगा। तो इसके अलावा धनायन जो बाईं ओर लिखा है तो उसके नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ NH4 होल ट्वाइस SO4, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर NH4 जो लिखा गया है धनायन है, बाईं ओर लिखा है, और SO4 लिखा गया है ये दाईं ओर लिखा है। तो अगर मैं इसके नाम को लिखूंगा तब भी क्रम यही ध्यान रखना है। NH4 है, इसको हम कहते हैं अमोनियम, तो बाईं ओर हम लिखेंगे अमोनियम, और सल्फेट दाईं ओर लिखा है तो इसका नाम हम बाद में लिखेंगे सल्फेट। तो इस यौगिक का या आयनिक यौगिक का पूरा नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो सिंपल से आयनिक यौगिकों के नामकरण में हम धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं, और धनायनों के नाम के क्या क्या नियम है और ऋणायनों के नामकरण के क्या क्या नियम है यह हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं धनायन का नामकरण और उसके बाद में शुरू करूँगा ऋणायन का नामकरण। तो इसमें पहले पार्ट के अंदर हम ले रहे हैं धनायन या धनायनों का नामकरण। धनायनों के नामकरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। लेफ्ट साइड में या दो प्रकार के धनायन होंगे, या तो धात्विक धनायन होंगे या अधातु से निर्मित धनायन होंगे। तो नामकरण के अंदर यदि अधातु धनायन है तो उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है, और धातु धनायन है तो उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर अधातु धनायन है तो इन धनायनों के नाम के साथ अनुलग्न के रूप में क्या लगा होना चाहिए? अनुलग्न, या इसको कहते हैं सफिक्स। सफिक्स के फॉर्म में लगा होना चाहिए IUM, या हिंदी में लिखा जाए तो EM अनुलग्न के रूप में आना चाहिए, तभी जाकर के इसे हम धनायन कहते हैं।
तो धनायन में यदि अधातु धनायन है तो अधातु धनायन के साथ या उसके नाम में अनुलग्न के रूप में इयम लिखा होना अनिवार्य है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण लेके प्रदर्शित करूं, अधातु धनायन में यदि NH4+ दिया गया है तो इसे हम एजेनियम कहते हैं। क्या कहा जाएगा? एजेनियम, या इसका सामान्य नाम जो हम यूज करते हैं वो है अमोनियम। तो दोनों में आप देख सकते हैं अनुलग्न के रूप में IUM प्रयुक्त किया गया है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर Cl+ लिख करके प्रदर्शित करता हूँ तो इसका नाम होता है क्लोरेनियम। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरेनियम कहा जाता है। इसी तरीके से यदि NO+ के रूप में या NO2+ के रूप में दिया गया है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम। NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो समूह, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, अधातु धनायन है, इसलिए नाम के साथ में अनुलग्न क्या लगाया जाएगा? इयम। तो NO2+ को हम कहते हैं नाइट्रोनियम। NO+ होता है तो नाइट्रोसोनियम कहा जाता है। Br+ होता है तो ब्रोमोनियम कहते हैं, और अगर NH4+ है तो इसको हम एजेनियम या अमोनियम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अधातु धनायनों का नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में इयम प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा यदि यौगिक के अंदर धातु धनायन दिया गया है तो धातु धनायन का नाम हम दो भागों में करते हैं कि यदि दिया गया धातु धनायन कैसा है? अपरिवर्तनशील संयोजकता युक्त है। धातु धनायन अपरिवर्तनशील संयोजकता या नॉन वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित कर रहा है, या फिर परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तनशील संयोजकता वाला धातु धनायन है, या वेरिएबल वैलेंसी कंटेनिंग मेटल है। तो वेरिएबल वैलेंसी और नॉन वेरिएबल वैलेंसी के आधार पर हम धातु धनायनों को फिर दो तरीके से इनका नामकरण करते हैं। यदि अपरिवर्तनशील संयोजकता या दिया गया धातु धनायन केवल एक ही धनायन के रूप में उपस्थित रहता है या पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन धनायनों का नाम जैसा है ऐसा ही लिखा जाता है। एज इट इज, जैसा है वैसा ही। तो जैसा तत्व दिया गया है वैसा ही नाम हम लिख देते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर Na+ लिखता हूँ तो चूंकि प्लस नहीं भी है तो भी Na को हम क्या नाम देते हैं? सोडियम कहते हैं। तो इसके धनायन के लिए भी हम सोडियम का उपयोग करते हैं। लेकिन आजकल IUPAC के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अलग अलग प्रक्रिया लेने की बजाय धातु धनायनों में हम नाम के साथ में यदि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर दें तो इसकी स्टॉक नोटेशन कहा जाता है, और सामान्यतः धातु धनायनों का नाम हम स्टॉक नोटेशन के रूप में करते हैं। तो किस रूप में किया जाता है? स्टॉक नोटेशन के रूप में हम इनका नामकरण करते हैं। तो प्रक्रिया ध्यान रखना, स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सामान्य तरीके से तो हम इसको सोडियम लिख देंगे, पर्याप्त है। जैसे अभी नाम लिखा था सोडियम क्लोराइड। अगर मैं इसकी जगह सोडियम के साथ ब्रैकेट में इसके आवेश को लिख देता हूँ तो इसे हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं, और स्टॉक नोटेशन के रूप में सामान्यतः IUPAC इसी रूप में नाम को लिखने की सलाह देता है। इसके अलावा यदि कोई आयन अगर दिया गया है Zn2+, एकल संयोजी है, अपरिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका जैसा नाम है वैसा ही लिखेंगे। कोई अलग से अनुलग्न या पूर्व लग्न या सफिक्स प्रीफिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल जिंक लिख देंगे, या फिर अगर स्टॉक नोटेशन के रूप में लिखें तो ब्रैकेट में इसकी आवेश को प्रदर्शित किया जाता है 2+ के रूप में लिख के दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर आवेश लिखा है धातु धनायन के ऊपर तब तो हम लिखेंगे संख्या पहले चिन्ह बाद में, और अगर नोटेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो हम M को हमने
N प्लस के रूप में प्रदर्शित किया और नोटेशन के रूप में हम इसको भी इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो नोटेशन के रूप में भी और हम सामान्य आवेश को भी इसी रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको गणितीय रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि अंक के पहले चिन्ह लगा करके अंक की प्रकृति को दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम आवेश भी ऐसे लिखेंगे और स्टॉक नोटेशन में इस चिन्ह को उसी तरीके से आवेश के रूप में एज इट इज लिखा जाता है। तो ये प्रक्रिया इसी रूप में काम में ली जाती है। सेकंड में यदि हम तो अपरिवर्तनशील संयोजकता वाले जो धातु धनायन है इनका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसा है वैसे लिखो या फिर स्टॉक नोटेशन के रूप में लिखते हैं। इसी तरीके से यदि परिवर्तनशील संयोजकता युक्त धातु धनायन दिया गया है तो निम्न संयोजकता के लिए कम संयोजकता है या लोअर वैलेंसी है तो हम इसके नाम के साथ में सफिक्स या अनुलग्न के रूप में OUS या हिंदी में अस अनुलग्न लगाकर लिखते हैं। और यदि उच्च संयोजकता है, निम्न संयोजकता है या उच्च संयोजकता स्थित है तो उच्च संयोजी धातु धनायन के साथ अनुलग्न के रूप में IC या इक का उपयोग किया जाता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, निम्न संयोजी धातु धनायन के नाम के साथ अनुलग्न के रूप में अस और उच्च संयोजी धातु धनायन के साथ अनुलग्न के रूप में इक का उपयोग किया जाता है। अब यदि आप कहेंगे कि कोई धातु धनायन दो से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करे तो ऐसी स्थिति में हम उनके नाम को स्टॉक नोटेशन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंगनीज की बात की जाए तो मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको नाम के आगे ब्रैकेट में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं या उनकी संयोजकता को दर्शाया जाता है। लेकिन सामान्य नामों के अंदर हम कि एक ऐसे धातु धनायन जो केवल दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं या दो भिन्न संयोजकताएं ही प्रदर्शित करता है तो उसमें निम्न संयोजकता के साथ अनुलग्न अस और उच्च के साथ अनुलग्न इक का उपयोग करते हैं। और अब आप ध्यान रखें अस और इक कैसे लगाना है। तो किसी भी धातु धनायन जिसमें परिवर्तनशील संयोजकता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में हमने अस और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता के साथ हमने अनुलग्न इक का उपयोग किया है। अब इक और अस यदि कोई धातु धनायन, अब ध्यान रखना इस पर, यदि कोई धातु धनायन जिसका प्रतीक लैटिन नाम से दिया गया है तो अस और इक अनुलग्न हमेशा लैटिन नामों के साथ जोड़े जाते हैं। यदि लैटिन नाम से प्रतीक है तो, और अगर नहीं है जैसे जिंक दिया गया है या फिर और कोई ऐसा धातु धनायन दिया गया है जिसमें कोई भी लैटिन नाम से प्रतीक दिया हुआ नहीं है तो हम अस और इक उसके साधारण अंग्रेजी नामों के साथ लगा देंगे। लेकिन यदि कोई भी धातु धनायन लैटिन नाम के साथ में दिया गया है तो हम लैटिन नाम के साथ ही अनुलग्न अस और इक का उपयोग करते हैं। और इसमें सिर्फ दो अपवाद हैं, बाकी सभी के साथ अनुलग्न के रूप में अस और इक लैटिन नामों के साथ जोड़े जाते हैं। सर्वप्रथम मैं वो दो विशेष नाम यहाँ आपको बता देता हूँ। एक तो है मर्क्यूरी और दूसरा जो तत्व है SB एंटीमनी। इन दोनों में लैटिन नाम के साथ अस इक सामान्यतः प्रयुक्त नहीं किया जाता है, सीधा ही हम इनके सामान्य अंग्रेजी नामों के साथ ही अस और इक लगाते हैं। एग्जाम्पल में अभी प्रदर्शित करूंगा। बाकी जो अस और इक लैटिन नाम के साथ प्रदर्शित किए जाएं तो मैं पहला आयन ले रहा हूं कॉपर प्लस, दूसरा आयन ले रहा हूं कॉपर 2+। निम्न संयोजकता, उच्च संयोजकता, इसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, तो इसको हम लिखेंगे क्यूप्रस। इंग्लिश में लिखें CUPROUS, क्यूप्रस आयन है। इसको हम लिखेंगे क्यूप्रिक, एक अनुलग्न के साथ में, इंग्लिश में लिखेंगे CUPRIC के रूप में क्यूप्रिक लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर Pb2+ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ Pb4+,
तो नाम के साथ में ये हो जाएगा प्लम्बस, इसको लिखेंगे प्लम्बिक। वापस ध्यान देना, IUPAC में नाम को हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर कहीं काम में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ SN2+ और SN4+, तो इसमें लैटिन नाम स्टेनम होता है, तो इसको कहते हैं स्टेनस, इसको कहा जाता है स्टेनिक, स्टेनिक, स्टेनस, स्टेनिक। हिंदी में भी हम इसी रूप में स्टेनस और स्टेनिक लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल लिया जाए, यदि Fe की संयोजकता की बात की जाए, निम्न संयोजकता Fe2 और उच्च संयोजकता Fe3+, ये Fe4+ तक संयोजकता, ये 6+ तक संयोजकता प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पर मैं दो संयोजकता की बात कर रहा हूँ, Fe2 और Fe3। बाकी की संयोजकता है तो उसको स्टॉक नोटेशन से लिखते हैं। Fe2 के लिए अगर नाम लिखा जाए तो अनुलग्न लैटिन नाम के साथ लगाएं, तो इसको कहा जाता है फेरस और इसको हम नाम देते हैं फेरिक। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी तत्व जिसमें परिवर्तनशील संयोजकता है, लैटिन नाम से प्रतीक दिया गया है, तो हम इनको अस और इक अनुलग्न लैटिन नामों के साथ लगा करके नामकरण करते हैं। और दो अपवाद मैंने बताए थे, Hg और Sb। तो यहाँ पर Hg की बात की जाए तो यह Hg2+ और दूसरा Hg2+, दो वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करता है। पहले वाले को हम लिखेंगे डाईमर्क्यूरस, अस अनुलग्न लगाया, किस पे लगाया, मरकरी के साथ लगाया। हमने लैटिन नाम हाइड्रेरजिनम के साथ में नहीं लगाया, हमने मरकरी के साथ अस लगाकर लिखा। ऐसे ही ये हो जाएगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस। इसी तरीके से Sb अगर दिया गया है 3+, Sb दिया गया है 5+। अब ये आप ध्यान देना, संयोजकताएं मैंने इस आधार पर लिखी है, P खंड के तत्व हैं, 2-2 का अंतर आएगा, D खंड के तत्व हैं, 1-1 का अंतर होगा, और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी उसका निर्धारण हम वर्ग संख्या से करते हैं। तत्व किस वर्ग संख्या में स्थित है, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वही होगी, और इससे 2 कम करके हम निम्न संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एंटीमनी 15वें वर्ग में है, 15th ग्रुप में है, तो उच्च संयोजकता कितनी होगी 5+, निम्न संयोजकता इससे 2 कम हो जाएगी। ऐसे ही टिन और प्लम्बम या लेड, ये दोनों ही 14th ग्रुप के सदस्य हैं, तो इनकी उच्च संयोजकता 4 और निम्न संयोजकता होगी 2, और इनके बीच में जो 2 का अंतर आ रहा है, वास्तव में ये क्या है, ये इनके अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म का परिणाम है, या इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रभाव है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होता है। तो इस तरीके से हम लैटिन नामों के साथ अस और इक लगा करके परिवर्तनशील धातु धनायनों का नामकरण करते हैं। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। और उसके बाद में अब हम नेक्स्ट में लेते हैं, यदि ऋणायन दिया गया है तो उन ऋणायनों का नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लेते हैं ऋणायनों का नामकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग है ऋणायनों का नामकरण। ऋणायनों के नामकरण में भी उसी तरीके से हम स्टेप वाइज ऋणायनों का नाम लिखने की प्रक्रिया ध्यान में रखते हैं। यदि कोई ऋणायन दिया गया है तो उस ऋणायन का नाम ऋणायन की प्रकृति के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सामान्य ऋणायन। सामान्य ऋणायन सामान्यतः ऑक्सीजन जिन ऋणायनों में नहीं होती है, केवल OH को छोड़ करके, या स्वतंत्र परमाणविक ऑक्सीजन है तो ठीक है, बाकी जिनमें अतिरिक्त तत्वों के साथ ऑक्सीजन उपस्थित है
तो उसको ऑक्सी ऋणायन कहते हैं और बाकी सभी को हम सामान्य ऋणायनों की श्रेणी में रखते हैं। तो सामान्य ऋणायन कोई दिया गया है, अनॉक्सी ऋणायन है, तो ऐसी स्थिति में उस ऋणायन के नाम के साथ अनुलग्न के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अनुलग्न के रूप में हम यहाँ आइड शब्द काम में लेते हैं या इंग्लिश में IDE अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइड अनुलग्न किसके लिए काम में लेते हैं? अनऑक्सी ऋणायन या सामान्य ऋणायनों के लिए। अनऑक्सी ऋणायन किसको कहा जाता है? ऐसे ऋणायन जिसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी परमाणु के साथ ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सी ऋणायन कहेंगे, और शेष सभी यहाँ पर क्या कहलाते हैं? सामान्य ऋणायन कहलाते हैं। तो सामान्य ऋणायनों में OH- भी आएगा, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? इसको हम HO- करके लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? O पर होता है। तो इसको OH- के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से यदि मैं CN- की बात करता हूँ, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो इसको कहा जाता है सायनाइड। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखना, सायनाइड लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि मैं S2- लेता हूँ तो नाम लिखा जाएगा सल्फाइड। इसी तरीके से N3- लिखा है तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइड। इसी तरीके से P पर 3- है तो इसको कहा जाता है फॉस्फाइड। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? आइड लिखा जाता है। ऐसे ही यदि मैं C4- लिखता हूँ तो इसको हम कहते हैं कार्बाइड। सारे लेटर स्मॉल लेटर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे सभी तत्व जो अकेले हैं, नेगेटिव चार्ज्ड हैं, ऑक्सीजन साथ में नहीं है, तो उनके साथ अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? आइड लिखा जाता है। ऐसे ही यदि मैं Cl पर नेगेटिव चार्ज लिखता हूँ तो इसको लिखा जाता है क्लोराइड। Br- है ब्रोमाइड, F- है आयोडाइड। इस तरीके से ऋणायनों के नामकरण किए जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं एग्जाम्पल आपको अलग से प्रदर्शित करूँगा। यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि सामान्य ऑक्सीजन रहित ऋणायन है केवल OH- को छोड़ के, तो हम इनके साथ अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे? आइड शब्द का उपयोग करेंगे। जैसे एसिटिलाइड भी आएगा इसके अंदर, इसके अलावा इसमें एसिटिलाइड भी आएगा, और अन्य जैसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी हम उसको आइड लगा करके ही लिखते हैं। इसी के साथ मैं सेकंड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मैं एक जो एग्जांपल और लेता हूँ। देखिए, अगर आपने वैसे नहीं सुना होगा, लेकिन अगर Na के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाए या पोटेशियम पर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो इसके लिए भी आपको आइड अनुलग्न लगाकर प्रयुक्त करना है। वैसे नेगेटिव आयन बहुत रेयर केस में ही होते हैं, लेकिन अगर इसका नाम लिखना हो तो इसका लैटिन नाम के साथ अनुलग्न लगाकर नाम लिखना है। तो Na पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको हम सोडाइड के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नाइट्राइड इसलिए नहीं, ये नेट्रियम लिखते हैं तो नेट्राइड नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लैटिन नाम के अलावा सामान्य सोडाइड के रूप में लिखते हैं, सोडियम के रूप में, क्योंकि Na+ को सामान्य नाम से ही प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही ये अगर दिया गया है तो पोटेसाइड के रूप में इसको हम दर्शाते हैं, अनुलग्न आइड के रूप में लिखा जाता है। इसके अलावा यदि मैं सामान्य O पर 2- ले लूँ, O2 पर 2- ले लूँ, O2 पर 1- ले लूँ, O3 पर 1- ले लूँ, N3 पर 1- ले लूँ, या फिर RC⸻O पर यदि, या इसको रहने दीजिए, ये उसमें आएगा, N3- लिखा हुआ इनको लेता हूँ, तो इनके नाम के साथ में हम अनुलग्न किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NH2- जैसे दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, अगर ऑक्सीजन अकेला है
2 नेगेटिव चार्ज है, यह सामान्य ऑक्सी आयन नहीं है, केवल सामान्य आयन है। तो इसके लिए अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, आइड। तो यहाँ पर O2 माइनस है तो इसको कहा जाता है ऑक्साइड। इसी तरीके से O2 पर 2 माइनस है तो इसको कहा जाता है डाई ऑक्साइड। 2 ऑक्साइड एक साथ हैं इसलिए इसको कहेंगे डाई ऑक्साइड, या इसी को साधारण नाम से हम कहते हैं पर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, पर ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरीके से O2 पर माइनस चार्ज है तो इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड, इसको कहेंगे सुपर ऑक्साइड। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सुपर ऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन मोनोआइड के रूप में लिखा जाता है, या फिर हम सुपर ऑक्साइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड या सीजियम सुपर ऑक्साइड इस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये 3 सुपर ऑक्साइड सामान्य अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका नाम लिखते समय इसका नाम आपको पता रखना है। O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन है, और ओजोन ऋणावेशित हो जाए तो इसके लिए नाम प्रयुक्त किया जाता है ओजोनाइड। ओजोन था, अनुलग्न या सफिक्स के रूप में आइड यूज करें तो नाम हो जाएगा ओजोनाइड। ओजोनॉइड नहीं कहेंगे, केवल ओजोनाइड लिखा जाता है। बाकी आप ध्यान रखना, यदि हम ओइड यूज कर रहे हैं तो सामान्यतः ओइड लेंथेन से के बाद वाले तत्वों के लिए ओइड के रूप में लिखे जाते हैं। लेंथेनॉइड या एक्टिनोइड लिखा जाता है, क्योंकि वह धातु है और धातु के नाम के साथ अनुलग्न आइड नहीं लगा सकते, इसलिए उनकी जगह हम ओइड लगाते हैं। तो लेंथेनॉइड, एक्टिनोइड उसमें लिखा जाता है। इसी तरीके से 3 नाइट्रोजन 1 नेगेटिव चार्ज के साथ में है तो इसको हम नाम देते हैं एजाइड। ठीक है, और इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा होगा, NaN3 क्या कहलाता है, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है और इसका उपयोग हम एयर बैग्स के अंदर करते हैं। जो गाड़ियों के अंदर एक्सीडेंट से बचाने के लिए एयर बैग्स जो होते हैं, उन एयर बैग्स में सोडियम एजाइड का उपयोग किया जाता है या अन्य एजाइड लवणों का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है NH2 माइनस। अगर NH2 माइनस दिया गया है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखा जाता है, यह एजेन से बना है तो इसको नाम देते हैं एजेनाइड। ठीक है, इसके हाइड्राइड का नाम अपन पढ़ चुके हैं। NH3 को क्या कहा जाता है, एजेन कहते हैं। और अगर एजेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में हमने हटा रखा है तो आया NH2 माइनस, तो इसके नाम के साथ क्या लगाया जाएगा, आइड। अब आइड सामान्यतः हाइड्राइडों के व्युत्पन्न के रूप में कैसे लगाया जाता है, ईयम कैसे लगाया जाता है, यूनाइड कैसे लगाया जाता है, या इसके अलावा इलियम कैसे लगाया जाता है, ये प्रक्रिया मैं अलग से इसके साथ ही प्रदर्शित करूँगा। अभी हम वापस अपने मूल पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जिसमें ऋणायनों में सामान्य ऋणायनों के नाम के साथ आइड अनुलग्न लगाकर नामकरण करते हैं। सेकंड है, यदि ऑक्सी ऋणायन दे रखा है, ऑक्सी ऋणायन यदि दिया गया है तो ऑक्सी ऋणायन का नाम हम 2 भागों में करते हैं। पहले पार्ट के अंदर तो हम अपरिवर्तनशील संयोजकता वाले ऑक्सी ऋणायन, अपरिवर्तनशील संयोजकता का ऑक्सी ऋणायन, ऐसा ऑक्सी ऋणायन जिसमें एक ही ऑक्सी ऋणायन बनता है, अलग अलग संयोजकताएं इसमें नहीं होती है, या एक ही तत्वों के ऑक्साइड एक ही प्रकार के बनेंगे, एक से अधिक प्रकार के नहीं बनेंगे। तो उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल आता है CO3 2- और इनके नाम के साथ में आपको अनुलग्न के रूप में 8 प्रयुक्त करना है, ATE प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पर मैं इनका नाम जब भी लिखूं, ऑक्सीजन का नाम नहीं आएगा, केवल तत्वों के नाम के साथ यदि 8 लगा दिया जाए तो अपने आप ही ऑक्सी ऋणायन का नाम बन जाता है।
तो यहाँ पर CO3 2- में ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखेंगे, केवल किसका नाम लिखा जाता है, यहाँ पर हम केवल कार्बन का नाम लिखेंगे और इसीलिए इसका नाम होता है कार्बाइड। कार्बन के साथ अनुलग्न क्या लिखा, आइड, सॉरी नेगेटिव ऑक्सीरणायन है, तो कार्बन का नाम लिखना है और कार्बन का नाम लिखने के बाद अनुलग्न लगाना है कौन सा, इट, तो क्या हो जाएगा ये कार्बोनेट। ऐसे ही यदि मैं लिखता हूँ BO3 पर 3- चार्ज है तो इसको बोरॉन से बना है तो बोरेट लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि SiO3 और 2- करके प्रदर्शित किया गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन से बना है, ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखेंगे तो केवल सिलिकॉन का नाम, तो इसको लिखेंगे सिलिकेट, सिलिका से बना है, ऋणावेशित है, सिलिकेट, तो सिलिकॉन में ऑन हटाकर 8 अनुलग्न लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अपरिवर्तनशील संयोजकता युक्त ऑक्सीरणायन है तो उसका नाम हम तत्वों के नाम के साथ 8 अनुलग्न लगाकर लिखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या या ऑक्सीजन का नाम यहाँ प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कार्बोनेट, बोरेट, सिलिकेट, इस तरीके से 8 अनुलग्न लगाकर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल में लूँगा। सेकंड पार्ट के अंदर आता है परिवर्तनशील संयोजकता युक्त ऑक्सीरणायन। अगर परिवर्तनशील संयोजकता युक्त ऑक्सीरणायन है तो हम सामान्य ऑक्सीरणायनों को 2 भागों में बांट करके, जिसमें निम्न संयोजकता और उच्च संयोजकता होती है। निम्न संयोजकता है तो अनुलग्न के रूप में आइट प्रयुक्त किया जाता है, हिंदी में इसको आइट लिखते हूँ मैं, और उच्च संयोजकता है तो हम उसी 8 अनुलग्न का उपयोग करते हैं, हिंदी में हम 8 लिख करके दर्शाते हैं। तो ऐसे ऑक्सीरणायन जिसमें दिया गया केंद्रीय तत्व या परमाणु ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर 2 ऑक्सीरणायन बनाता है, एक में ऑक्सीजन कम है, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जिसमें ऑक्सीजन कम है वो निम्न संयोजी होगा। निम्न संयोजी या कम ऑक्सीजन युक्त जो ऋणायन है उसके साथ अनुलग्न आइट, और ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त ऋणायन है उसके साथ अनुलग्न 8 प्रयुक्त करते हैं। और इस प्रकार से हम इनका नामकरण कैसे करेंगे उसके मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस राइट साइड के अंदर ऑक्सीरणायनों की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीरणायनों में निम्न संयोजी ऑक्सीरणायन के लिए आइट और उच्च संयोजी ऑक्सीरणायन के लिए 8 अनुलग्न प्रयुक्त किया जाएगा। डैश के बाद लिखा है, इसका मतलब यह इसके अनुलग्न है। आइट लिखा जाए, एग्जाम्पल आप देखिए, NO2- बनता है, NO3- बनता है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, संयोजकता कम, इसकी संयोजकता ज़्यादा। इसी तरीके से SO3 2- बनता है, SO4 2- बनता है। ऐसे ही PO3 3- बनता है, PO4 3- बनता है। एक निम्न है, एक उच्च है। निम्न के साथ अनुलग्न आइट, उच्च के साथ अनुलग्न 8 लगाना है। तो हम यहाँ पर वापस ध्यान देना है, ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखेंगे, तत्व के साथ ही आइट और 8 लगाया जाएगा। तो पहले वाले में इसको लिखेंगे हम नाइट्राइट अनुलग्न, इसको लिखेंगे सल्फाइट अनुलग्न के साथ, इसको लिखेंगे आइट अनुलग्न में फॉस्फाइट, फॉस्फाइट, PHOSPHITE, फॉस्फाइट, सल्फाइट, नाइट्राइट, फॉस्फाइट। इसी तरीके से हम अगली बात करें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ, लेकिन अनुलग्न क्या लगाना, 8, उच्च संयोजकता के है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नाइट्रेट, ये हो जाएगा सल्फेट, ये हो जाएगा फॉस्फेट। इस तरीके से हम इनके साथ अनुलग्न 8 प्रयुक्त करेंगे उच्च संयोजकता के साथ, या फिर अपरिवर्तनशील संयोजकता है जब भी हम 8 ही काम में लेते हैं, ठीक है। जबकि निम्न संयोजकता युक्त ऑक्सीरणायन है तो हम आइट अनुलग्न काम में लेते हैं।
इस तरीके के मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखिए उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर अम्ल कोई दिया गया है, इस अम्ल का एक प्रोटॉन हटा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं HCO2 ऋणायन। HCO माइनस लिखो या HCO2 ऋणायन। तो इसमें आपको नाम लिखना है कैसे, इस अम्ल के नाम के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये अम्ल है तो इसका अम्ल का नाम क्या है, ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में साधारण पद्धति से आया है फॉर्मिक अम्ल। इंग्लिश में लिखें फॉर्मिक एसिड, और इसमें आपको इक एसिड हटा करके H माइनस कर दिया है तो अनुलग्न के रूप में आपको लगाना है 8। और अपरिवर्तनशील संयोजकता का एग्जाम्पल है तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म तो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है साधारण नाम के अंदर, और फिर एक एसिड अनुलग्न हटा करके 8 लगा दें तो ये इसके ऋणायन को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से CH3COOH, इसका एक हाइड्रोजन घटा करके या प्रोटॉन हटा करके हम यदि यह लिख देते हैं CH3COO माइनस, या इसको इस रूप में लिखा जाता है CH3CO2 माइनस, तब भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। CH3COO माइनस या CH3CO2 माइनस, तो आप इसके आधार पर नाम लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं एसिड अनुलग्न, एक एसिड लगा करके लिखा गया है, एक एसिड हटा करके हम यहाँ पर एसिड के साथ अनुलग्न लगा देंगे 8, तो नाम हो जाएगा एसीटेट। ऐसे ही बेंजोइक एसिड है, बेंजोएट हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनेट हो जाएगा। एक एसिड हटा करके 8 लगा करके हम यहाँ ऑक्सी ऋणायनों का नामकरण करेंगे जिनमें संयोजकता परिवर्तित नहीं हो रही है या उच्च संयोजकता प्रदर्शित हो रही है, तो इस आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं। ऐसे ही कुछ इस तरह के यौगिक भी हैं जैसे CH3CO, ठीक है। इसके अंदर अगर अब आपको कहा जाए तो यहाँ पर आप बंध उपस्थित है तो इसके साथ अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, आइल अनुलग्न लगाया जाता है। तो कुछ जगह अलग प्रक्रिया काम में लेते हैं। यहाँ पर इसमें जब बंध दिया गया है तो नाम लिखने का तरीका अलग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसके नाम लिखने का तरीका अलग होगा। CH3CO पॉजिटिव चार्ज है जो कि सामान्यतः इस रूप में होता है CH3C डबल बॉन्ड O, और पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर। इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, इस समूह को कहा जाता है एसिड होता है, आइल अनुलग्न लगाते थे, एसिटाइल समूह कहलाता है। लिया एसिटिल गया है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, बंध दिया हुआ है अलग से, तो इस समूह को हम कहते हैं एसिटिल समूह। और यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसको हम कहते हैं एसिड, तो लिखना है ईएम अनुलग्न लगा देंगे, एसिटिल के साथ ईएम अनुलग्न लगा देंगे तो एसिटिलियम करके दर्शाया जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज के रूप में है एसिटेलियम, और अगर बॉन्ड के रूप में है एसिटाइल लिखा जाता है। अगर मैं कहता हूँ एसिटाइल कार्बोकैटायन है तो एसिटिलियम आयन कहलाएगा, और इसी को हम इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तब भी हम इसको एसिटाइलियम ही कहते हैं। और जब ये जुड़ जाता है या इस किसी समूह से जुड़ा हुआ है तो हम इसे नाम देते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल और एसिटाइलियम। अब ये नामकरण किस तरीके से आए हैं वो प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हाइड्राइड दिए गए हैं, उनमें से यदि प्रोटॉन जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त होने वाले समूह को हम क्या नाम देते हैं। तो उसके लिए मैं एक सबसे सरल कार्बनिक यौगिक के रूप में मैं लेके चलता हूँ। CH4 दिया गया है और इसमें से यदि मैं एक प्रोटॉन हटा देता हूँ, क्या किया जाए, एक प्रोटॉन हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, इसमें से ये बनेगा CH3 के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस तरीके के यौगिकों के अंदर यदि नेगेटिव चार्ज नहीं दिया हुआ है, मैं रेडिकल के रूप में इसको हटाता हूँ
तो ये हो जाएगा CH3 के साथ बंध। तो इस समूह को हम कहते हैं मीथेन से बना है, तो मिथेनाइल, या शॉर्ट में हम इसको मिथाइल नाम दे देते हैं। जबकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हटाकर लगा रखा है, तो इसको नाम दिया जाता है मीथेनाइड, IDE करके प्रदर्शित करते हैं। मीथेन या किसी भी हाइड्रोकार्बन, इसका नाम आपको पता ही है क्या है, मीथेन, ठीक है। या एल्केन के लिए हमने अंदर प्रक्रिया हमने पढ़ी है, मेथेन है या मीथेन। तो मेथेन या मीथेन में से प्रोटॉन H+ आयन के रूप में हटा दिया गया है, तब हम इसका नाम लिखते हैं, मेथेन के साथ E हटा के आइड अनुलग्न लगाते हैं, मीथेनाइड कहा जाता है। और यदि इस तरीके से लिखा है, बंद खाली करके दिया गया है, तो उसको हम मिथेनाइल कहते हैं, और या फिर शॉर्ट में इसको मिथाइल कहा जाता है। इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया है, यदि CH3 दिया गया है और इस पर क्या दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कैसा है, अधातु धनायन, अधातु धनायन है, तो इसके अंदर हम नाम लिखेंगे मीथेन, ठीक है। और इसके अंदर आवेश परिवर्तित होके बना है, तो ईलियम करके लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनाइलियम या मिथाइलियम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो IUPAC में हम सामान्य नाम मीथेन के साथ IL-EM अनुलग्न लगाकर प्रदर्शित करते हैं, या फिर शॉर्ट में मिथाइलियम लिखा जाता है, जबकि सही नाम है मिथेनाइलियम, मिथेनाइलियम के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये प्राप्त कैसे हुआ है, इससे यहाँ पर H- घटाने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी सामान्य संयोजकता युक्त जो भी हाइड्राइड है तत्वों के, उन हाइड्राइडों में प्रोटॉन जोड़ के, प्रोटॉन निकाल करके, या मूलक हटा करके, या प्रोटॉन मूलक जटा करके, जोड़ करके अगला कोई धनायन या ऋणायन बन रहा है, तो उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं लास्ट में एक प्रक्रिया थोड़ी सी लेके इसको कंप्लीट करता हूँ, बाकी एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में वापस लूँगा। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपल सा BH3 का। BH3 को हम क्या नाम देते हैं, बोरेन कहा जाता है। BH3 का नाम है बोरेन। बोरेन में से यदि मैं एक प्रोटॉन बोरोन में जोड़ देता हूँ, या फिर इसमें से एक प्रोटॉन घटा देता हूँ, या इसमें एक हाइड्राइड आयन जोड़ देता हूँ, या इसमें से एक हाइड्राइड आयन घटा देता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन जोड़ रहे हैं या हाइड्राइड जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो घटाने जोड़ने की 4 प्रक्रियाएं, चारों प्रक्रियाओं में हाइड्राइड व्युत्पन्न या अलग अलग हाइड्राइड बनेंगे। तो पहले वाले में अगर मैं इसमें H+ जोड़ता हूँ, तो ये BH4+ हो जाएगा। दूसरे में प्रोटॉन जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो ये BH2 के साथ माइनस बनेगा। हाइड्राइड आयन यदि इसमें जोड़ा जाता है, तो ये बनता है BH4-, और अगर हाइड्राइड हटाया जाता है, तो ये बनता है BH2+। क्लियर है। तो इस प्रकार के यौगिकों के अंदर अगर नाम लिखना है, प्रोटॉन जुड़ने से बने, ध्यान देना है, प्रोटॉन के जुड़ने से यदि हाइड्राइड से धनायन बनता है, तो उसके लिए हम अनुलग्न EM लगाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा बोरेन था, आपको अनुलग्न EM लगाना है। जैसे कि NH3 में प्रोटॉन जोड़ने से NH4+ बनता है, तो उसको हम एजेनियम या अमोनियम कहते हैं। तो यहाँ पर भी अनुलग्न क्या लगाना है, EM लगाना है। कब, जब प्रोटॉन हाइड्राइड में जोड़ करके धनायन बनाया जाए, तो EM अनुलग्न लगाना है। और यदि प्रोटॉन निष्कासित करके किया जाए, तो आपको अनुलग्न आइड लगाना है। बोरेन पहले ही था, आइड अनुलग्न लगा दीजिए, ये हो जाएगा बोरेनाइड। अमोनिया के अंदर होगा, तो मैं अलग एग्जांपल लूँगा। NH3 से यदि NH2- बनता है, तो हम अनुलग्न आइड लगाएंगे, एजेनाइड या अमाइड हम नामकरण करते हैं। ऐसे ही अगर हम H- अर्थात हाइड्राइड जोड़ते हैं, बनता है BH4-, तो इसका नाम कैसे लिखना है, बोरेन एज इट इज दिया गया है, ठीक है।
लेकिन आइड हमने ऊपर लगा रखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रोटॉन हटा करके ऋणायन बने तो डायरेक्ट आइड लगा दीजिए, लेकिन यदि हाइड्राइड जोड़ने से आइड या ऋणायन बन रहा है तो इसका अनुलग्न लिखा जाता है UNID, यूनाइड करके लिखते हैं अनुलग्न के रूप में, और ये हो जाएगा बोरेन्यूआइड, नाम लिखेंगे बोरेन्यूआइड। इसी तरीके से H- घटा करके प्रदर्शित किया जाए तो BH2+ लिखा जाता है, और अगर BH2+ लिखा जाए तो इसके अंदर हम बोरेन तो लिखेंगे ही, आइल लगा करके YUM लिखा जाता है। तो इसमें यदि दोनों में अंतर करने के लिए UNID करके लिखा जाता है, बोरोन्यूआइड, ये N नहीं है, ये N हटा देना, केवल क्या लिखेंगे बोरोन्यूआइड, NUIDE, बोरोन्यूआइड। इसको लिखेंगे बोरोनाइल, YL लगा के फिर EM लगाना है। तो इस तरीके से प्रोटॉन जोड़ें हाइड्राइड में तो EM लगाएंगे, प्रोटॉन हटाए आइड लगाएंगे, हाइड्राइड जोड़ें बोरोन्यूआइड लिखा जाएगा, हाइड्राइड हटा दें तो फिर बोरेनाइलियम करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम हाइड्राइडों के अंदर प्रोटॉन या हाइड्राइड आयन है उनको जोड़कर घटाकर अलग अलग नाम प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और लास्ट में लेना चाहता हूं, और उसमें हम बात कर रहे हैं H+ के लिए क्या लिखा जाता है, ये है 1H+। इसी तरीके से 2H+ दिया जाए तो क्या लिखा जाता है, या 3H+ दिया जाए तो क्या लिखा जाता है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक हैं तीनों ही, इसमें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो अगर मैं इसको कहता हूं प्रोटॉन, क्या नाम लिखें, अगर प्रोटॉन कहा जाए तो बाकी वालों का नाम कैसे लिखा जाता है, ड्यूटेरॉन। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ट्राइटॉन, ऑन लगाना लास्ट में, और इस तरीके से हम तीनों के नाम लिखते हैं। तो H1 के ऊपर प्लस है, नाम लिखा प्रोटॉन, तो इसको हम कहते हैं ड्यूटेरॉन, और इसको कहा जाता है ट्राइटॉन। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ H+ को मैं EM के रूप में लिखता हूँ, अधातु धनायन है तो अनुलग्न हम EM लगा करके लिख सकते हैं। तो इसका नाम हम लिखते हैं प्रोटॉन के अलावा इसको हम कहते हैं प्रोटियम, तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम, और इसको हम कह देते हैं ट्राइटियम। तो इस तरीके से EM अनुलग्न लगा करके भी हम इनका नाम लिखते हैं, और सामान्य हम फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर अगर हम इसको प्रोटॉन मानकर लिख रहे हैं तो प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और ट्राइटॉन के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। तो इसी के साथ ही इस नामकरण की सामान्य प्रारंभिक वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे जिसमें आयनों के नामकरण किस तरीके से दिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे आयनों के अणुसूत्र कैसे बनेंगे, और उन अणुसूत्रों की सहायता से हम निर्मित होने वाले यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, जिसमें हम सामान्य हाइड्राइड जो हैं उनके नाम भी इसके साथ में प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।